हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री स्टडी। 11 जून 2021 के करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे। द हिंदू एंड पीआईबी सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं एंड प्रीलिम्स एंड मेंस को ध्यान में रखते हुए तो आप इन वीडियोस के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। एंड इनके क्वेश्चंस अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं, जैसे अगर आपको क्विज प्रैक्टिस करनी है, मेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो आप इनसाइट्स आईएएस की मेन वेबसाइट पर जाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज क्या क्या हम टॉपिक्स करेंगे। जीएस पेपर 2 में हम देखेंगे इलेक्शन कमिश्नर कौन होते हैं, कैसे मीन्स पूरा उनके बारे में देखेंगे, किस तरीके की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। केरला का स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट देखेंगे, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स देखेंगे, वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है एंड किस तरीके से ये इतने इंपॉर्टेंस रखता है, तो ये भी हम देखेंगे। जीएस पेपर 3 में देखेंगे कि किस तरीके से सेंटर ने जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, पैडी के लिए, पल्सेस के लिए, ऑयल सीड्स के लिए, उसके अंदर इंक्रीमेंट किया है। एंड देखेंगे बिटकॉइन को लीगलाइज कर दिया है एल सेल्वाडोर कंट्री के अंदर, तो इस कंट्री की लोकेशन भी हम देखेंगे। प्रीलिम्स के लिए हम देखेंगे अडू एटॉल क्या होता है, एर्गोस्टिमा क्वारेटेना क्या है, नगोर्नो काराबाख रीजन जो कि अर्मेनिया एंड अजरबैजान के बीच में जो कि कॉन्फ्लिक्ट का कारण बना रहता है, वो भी देखेंगे। इंडो थाई कॉर्पेट देखेंगे, दिहिंग पटकाई कहाँ पर है, ये भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जीएस पेपर 2 के टॉपिक से। सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर। तो देखिए उत्तर प्रदेश के जो पहले चीफ सेक्रेटरी थे, अभी देखिए कौन से चीफ सेक्रेटरी न्यूज़ में थे, बंगाल की, उनका नाम आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा कि किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होते हैं एंड सेंटर स्टेट रिलेशंस होते हैं, तो उस पर चीफ सेक्रेटरी का क्या रोल होता है। तो हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाए। तो आप बताइएगा बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी थे, जिन्होंने अब एक तरीके से बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर थी उन्हें एडवाइस दी थी एंड किस तरीके से सेंटर ने उन्हें बुलाया, तो उनका नाम आप लिखिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के जो चीफ सेक्रेटरी अनूप चंद्र पांडे, इनको नया इलेक्शन कमिश्नर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 मेंबर कमीशन होती है। आर्टिकल 324 में लिखा हुआ है कि एक इलेक्शन कमिश्नर होंगे जो कि एसडीसी क्या होता है, सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करते हैं, इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं कि किस तरीके से, ध्यान रखिएगा, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये 4 पोस्ट ऐसी हैं जिनके इलेक्शंस जो हैं वो ये कराते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब देखिए काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है एंड काफ़ी ऐसी हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या लिखा हुआ है, ये प्रीलिम्स में बहुत मीन्स घुमाते हैं क्वेश्चंस में कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे इस बार भी जो प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था कि बेसिक स्ट्रक्चर कॉन्स्टिट्यूशन में है या नहीं है, तो वो नहीं था। तो आप एक कोई पेज बनाकर उस पर ज़रूर लिख लें जैसे ही आप पॉलिटी की बुक रिवाइज करते हैं। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे एंड और इलेक्शन कमिश्नर्स हो सकते हैं जैसा कि प्रेसिडेंट टाइम टू टाइम फिक्स करें। ठीक है, अब देखो कन्फ्यूजन करने के लिए दे दिया जाएगा कि पार्लियामेंट फिक्स करें, लेकिन नहीं, प्रेसिडेंट फिक्स करेंगे। दूसरी बात क्या है, जो भी इनकी अपॉइंटमेंट होगी वो प्रेसिडेंट करेंगे। अगर मान लीजिए कोई भी इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन जाता है तो वो चेयरमैन की तरह ही एक्ट करेगा ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो मतलब अगर आप चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हो तो ऑब्वियसली आप चेयरमैन भी बन गए हो। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो इन्हें अपॉइंट तो करते हैं, ठीक है, जैसे, लेकिन किससे कंसल्ट करके, जो प्रेसिडेंट हैं वो अपॉइंट कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन के साथ कंसल्ट करके ऐसे रीजनल कमिश्नर्स को जो कि इलेक्शन कमीशन की हेल्प करें। जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन को और लोगों की ज़रूरत है, रिलीजन कमिश्नर्स की ज़रूरत है, तो इनकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रेसिडेंट इलेक्शन कमीशन से डिस्कस कर सकते हैं। जो भी इनकी कंडीशन होती हैं वो प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, जो भी कंडीशन होगी सर्विस की, टेन्योर की, रीजनल कमिश्नर की, वो सब प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। तो इसमें प्रेसिडेंट का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड जो बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। जो इलेक्शन कमिश्नर है, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो तो चेयरमैन है ही, लेकिन उनकी जो पावर्स हैं वो इक्वल हैं बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स की तरह ही। जैसे अभी 1+2 है, तो सभी जो हैं, जो भी मीन्स कोई मैटर डिसाइड होगा तो वो मेजॉरिटी से डिसाइड होगा एंड सभी को इक्वल सैलरी एंड इक्वल अलाउंसेस मिलते हैं। देन देखिए इनका टाइम पीरियड ध्यान रखिएगा, 6 ईयर्स या 65 ईयर्स, जो भी पहले हो जाए तो तब तक ही अपने पद पर रहते हैं। रिजाइन भी कर सकते हैं टाइम से पहले। रिमूव इसी तरीके से किया जाएगा जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है।
अब देखिए लिमिटेशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ कि कौन इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, क्या उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको मींस मना भी नहीं किया है कि अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आप आगे कोई और अपॉइंटमेंट नहीं ले सकते। तो ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई एम एम्फेसाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। इसी तरीके के क्वेश्चन प्रीलिम्स एंड मेंस में पूछे जाते हैं, तो इनको आपको ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं केरला का स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट। तो केरला गवर्नमेंट ने एक स्मार्ट किचन प्रोजेक्ट अनाउंस किया है जिसमें किचन मॉडर्नाइज्ड होंगी एंड जो होम मेकर्स हैं, जैसे कि घर के अंदर, अब जैसे फॉर एग्जांपल हम घर के अंदर जो है काफ़ी सारे काम होते हैं तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं, तो इस तरीके की एक स्मार्ट किचन बनाई जाएगी एंड इसको इम्प्लीमेंट करेगा केरला स्टेट फाइनेंस एंटरप्राइज, जो कि एक चिट फंड है, एक लैंडिंग फर्म है। तो ये विमेन को लोन प्रोवाइड करेगा, मींस इजी तरीके से लोन प्रोवाइड करेगा ताकि वो हाउस होल्ड गैजेट्स एंड इक्विपमेंट्स खरीद सकें। एंड इसका जो भी मींस मान लीजिए लोन पे आपने पैसे लिए तो जो भी इंटरेस्ट होगा वो आप शेयर करेंगे, मींस जो लोन लेगा सेल्फ गवर्नमेंट बॉडी एंड द स्टेट गवर्नमेंट, तो थोड़ा सा खर्चा जो है वो सरकार शेयर करेगी। ज़रूरत क्यों है? ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि जेंडर बजटिंग होती है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप लिख भी सकते हैं कि जेंडर बजटिंग है हमारे इंडिया के अंदर, तो यहाँ पे जो विमेन है उसका पार्टिसिपेशन अच्छा हो सके, विमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। मकैनाइजेशन होगी तो जो विमेन का पार्टिसिपेशन होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे लेबर के अंदर विमेन पार्टिसिपेशन क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि इस तरीके के प्रोडक्ट्स बनाना तो उसके अंदर विमेन काफ़ी आइडिया दे सकती हैं। देन देखिए क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2022। तो ये क्यूएस क्वैक्कुरेली सिमोंस ने 18th एडिशन रिलीज किया है एंड यही एक ओनली अकेला इंटरनेशनल रैंकिंग है जिसको अप्रूवल मिलता है इंटरनेशनल रैंकिंग एक्सपर्ट ग्रुप का, ठीक है। ये प्रीलिम्स के अंदर पॉइंट डाल दिया जाएगा, हम सोचेंगे ओनली है तो ये गलत होगा, ठीक है। तो ये ओनली ही है। टॉप 3 देखिए, मैशेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग प्लीज़ आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। सेकंड यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड एंड थर्ड इज स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है वो फर्स्ट टाइम जो है वो सेकेंड आई है 2006 से। ये आप देख सकते हैं, अपने इंडिया की भी देख लीजिए। एंड JNU जो है वो फर्स्ट है इन द यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स लिस्ट। अगर हम टॉप 600 में बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट टाइम मीन्स आया है, ठीक है, JNU। लेकिन आपका जो रैंकिंग है वो देख लीजिए, सबसे पहले IIT बॉम्बे, देन IIT दिल्ली, देन IIT बेंगलुरु। तो ये पहले 200 पोस्ट का है, पहले बॉम्बे, फिर दिल्ली, फिर IISc बेंगलुरु, ठीक है। तो ये आपको पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, थोड़े मेन ध्यान रख लेते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, दिल्ली, जो कि अभी हमने देखे ही, एंड ये टॉप 200 पोजीशन में है। JNU ने पहली बार अपना डेब्यूट किया, मींस ये भी पोजीशन में आए हैं 561 to 570 के बैंड में। इंडिया के 35 यूनिवर्सिटीज़ में से 17 जो हैं उनको इंक्रीज पाया गया है एंड 12 को क्या पाया गया है, ड्रॉप्स। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चैलेंजेस क्या हैं? हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ है वो स्ट्रगल ही कर रही हैं क्योंकि हमारी जो टीचिंग कैपेसिटी है एंड 23 जो यूनिवर्सिटी हैं उसके अंदर डिक्लाइन पाया गया, सिर्फ 6 के अंदर ही इम्प्रूवमेंट पाया गया। कोई भी इंडियन यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप 250 में नहीं आई। अगर हम फैकल्टी स्टूडेंट रेशो की बात करें, मतलब कितने बच्चों पर कितने टीचर, एक टीचर होनी चाहिए, तो उसके अंदर हमारी इंडिया की कोई भी यूनिवर्सिटी नहीं आई। अब देखिए कौन कौन से इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं। एक तो एकेडमिक रेप्यूटेशन कैसा है, एम्प्लॉयर का रेप्यूटेशन कैसा है, पर फैकल्टी सेशंस कितने हैं, फैकल्टी स्टूडेंट रेशो कितना है, इंटरनेशनल फैकल्टी रेशो कितना है, इंटरनेशनल स्टूडेंट रेशो कितना है। तो ये पॉइंट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए अब देखते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है। वैक्सीन नेशनलिज्म UN जनरल असेंबली के जो नए प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए एंड मालदीवियन के जो मालदीव्स के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं अब्दुल्ला शाहिद, उन्होंने कहा कि वैक्सीन नेशनलिज्म नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे पैंडमिक इरेडिकेट नहीं हो पाएगा एंड सभी लोगों को बराबर कवरेज नहीं हो पाएगी, डिस्पैरिटी आएगी। कुछ लोग जो होंगे उन्हें वैक्सीन मिल जाएगी, कुछ लोगों को वैक्सीन नहीं मिलेगी। तो वैक्सीन नेशनलिज्म क्या होता है, जब कोई कंट्री मींस जो वैक्सीन बना रहा है उसके साथ पहले से ही एग्रीमेंट कर ले गवर्नमेंट वैक्सीन मैन्युफैक्चरर के साथ कि आपकी ये वैक्सीन जो होंगी वो हम खरीदेंगे इतनी डजेज हमारे सिटीजन्स, हमारे रेजिडेंट्स के लिए, तो उसे कहते हैं वैक्सीन नेशनलिज्म।
क्या ये पहले भी हुआ है? हाँ, ये पहले भी हुआ है। 2009 में H1N1 फ्लू पैंडेमिक आया था, तब कुछ वेल्दिएस्ट कंट्रीज़ ने फार्मास्यूटिकल कंपनीज के साथ मिलकर एग्रीमेंट किया था एंड प्री परचेज एग्रीमेंट्स कर लिए थे। तो इसमें क्या होता है, जो मैक्सिमम जो वैक्सीन्स होती हैं ग्लोबली, जैसे अभी एस्टिमेट की गई कि 2 बिलियन थी, एंड यूएस अकेले ने 6 लाख डोजेज जो थी वो क्या कर ली थी, ले ली थी। तो यहाँ पे जो प्री परचेज एग्रीमेंट्स जो कर लेती हैं डेवलप्ड इकोनॉमीज, उससे डेवलपिंग इकोनॉमीज पर बहुत बुरा असर पड़ता है। क्या करने की जरूरत है? इक्विटी लानी होगी, अफोर्डेबिलिटी में भी और एसेस में भी। ऐसा नहीं हो कि आपने यहाँ पे इतनी ऊंचा किसी चीज को लटका दिया है कि हर कोई पहुंच ही नहीं पा रहा है, और अगर आपने उसको नीचे लटका दिया तो आपने उसका प्राइस इतना रख दिया है कि कोई खरीद ही नहीं पा रहा है। तो एसेस भी होना चाहिए, अफोर्डेबिलिटी भी होनी चाहिए। ये ज्योग्राफी, जियो पॉलिटिक्स, ये सब चीजें ना करके सबको वैक्सीन प्रोवाइड करने की कोशिश करी जानी चाहिए। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि WHO, इनको खासकर ध्यान रखना चाहिए कि सबको इक्विटेबल एक्सेस मिले वैक्सीन का। वे आउट क्या है? वे आउट क्या है? वैक्सीन डिप्लोमेसी। वैक्सीन डिप्लोमेसी क्या होती है? देखिए यहाँ पे क्या होता है, ये ग्लोबल हेल्थ डिप्लोमेसी का ही पार्ट है। यहाँ पे नेशन क्या यूज करते हैं, दे यूजेस द डेवलपमेंट और डिलीवरी ऑफ वैक्सीन टू स्ट्रेंथन टाइज विद अदर नेशंस। कि ठीक है, हमारे पास तो वैक्सीन नहीं है, हम आपको दे देंगे, लेकिन आपके साथ हमारे ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो मतलब दिस इज कॉल्ड, मतलब स्ट्रेंथनिंग करने के लिए हम आपको ये वैक्सीन दे देंगे। सो ये सब नहीं होने चाहिए। जैसे इंडिया की वैक्सीन डिप्लोमेसी की अगर हम बात करें तो देखो, इंडिया ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विनिन, रेमडेसिविर, पैरासीटामोल की टैबलेट्स, डायग्नोस्टिक किट्स, वेंटिलेटर्स, मास्क, ग्लव्स, ये सब बाकी कंट्रीज़ को दिए जब हमारी कंट्री में पैंडेमिक चल रहा था। इंडिया ने, ये देखिए, ये आप अच्छे पॉइंट्स में भी वैसे लिख सकते हैं, इंडिया ने अपनी कैपेसिटी जो है वो कैरी की, वर्कशॉप्स किए। ठीक है, सेंटर ने पिछले साल जो है इस साल अप्रैल के अंदर इम्पोज किए कुछ रेस्ट्रिक्शंस एक्सपोर्ट पे, क्योंकि जब देखा कि हमारी कंट्री के अंदर ही सेकेंड वेव आ गई है, तो यहाँ पे फ्रेंडली डेवलपिंग कंट्रीज को वैक्सीन देने की बजाय मीन्स हमें अपने कंट्री के लोगों को क्या करनी चाहिए, वैक्सीन प्रोवाइड करनी चाहिए, जो हमारी कंट्री की लोअर इनकम ग्रुप्स हैं, या जो लोअर, जैसे एक इंटरनेशनल कोवैक्स प्रोग्राम भी चला जो इसने ये कहा कि आप वैक्सीन दीजिए उन कंट्रीज़ को जो कि लोअर इनकम कंट्रीज़ हैं। तो ये वैक्सीन डिप्लोमेसी होता है। चलिए, अब जीएस पेपर 2 के हमने टॉपिक्स कर लिए, जीएस पेपर 3 के टॉपिक्स करेंगे। तो सेंटर ने जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स के लिए बढ़ा दिया है। ठीक है, पैडी, पल्सेस, ऑयल सीड्स एंड कोर्स सीरियल्स के लिए। ये डिसीजन किसने लिया? कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। ध्यान रखिएगा, डिसीजन लिया है कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने। आइडिया कौन देगा? वो देगा, जो रिकमेंडेशन देगा वो देगा CACP, दैट इज कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये रिपोर्ट देती है कि किस तरीके से प्राइस रखा जाना चाहिए। एमएसपी क्या होता है? एमएसपी मतलब कम से कम इतना प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपका कोई प्रोडक्ट कोई नहीं खरीदता है तो गवर्नमेंट आपसे आपकी क्रॉप फार्मर से इतने प्राइस में खरीदेगी ही खरीदेगी। जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन फार्मर्स इनकर करते हैं उसका 1.5 टाइम जो प्राइस है वो डिसाइड किया जाता है। ठीक है, ये यूनियन बजट में डिसाइड किया था कि 1.5 टाइम्स कॉस्ट में लगाएंगे। जैसे मान लीजिए 10 रुपए की फार्मर ने कोई चीज़ बनाई तो 15 रुपए सरकार उसका एमएसपी रख देगी। देन देखिए, प्रोडक्शन कॉस्ट देखते वक्त क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। तो ये जो कैबिनेट ऑन कमीशन है, दैट इज कमीशन ऑन, ये ध्यान रखिएगा, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, ये क्या कंसीडर करते हैं? एक तो A2 प्लस FL और एक C2 कॉस्ट कंसीडर करते हैं जब भी MSP डिसाइड करना हो। अब A2 क्या होता है? A2 का मतलब जैसे जो भी सरकार ने, सरकार बोल रही हूँ सॉरी, जो भी फार्मर ने जैसे मान लो सीड खरीदे, फर्टिलाइजर्स खरीदे, केमिकल्स खरीदे, लेबर लगाई, फ्यूल, इरिगेशन, तो इस पे जो भी उनका खर्चा हुआ हो, चाहे कैश में हुआ हो या काइंड में हुआ हो। A2 प्लस FL क्या होता है? जैसे मान लो जो उन्होंने खर्चा किया प्लस जो वो खुद लोग लगे हुए हैं काम करने के लिए, मीन्स अपने जो खुद की लेबर है उसकी वैल्यू। ठीक है, क्योंकि वो खुद भी तो काम कर रहे हैं ना, तो दैट इज A2 प्लस FL। C2 क्या होता है? C2 मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप, उन्होंने कोई रेंटल कोई चीज़ ली है, ठीक है, या खुद के लैंड पे वो कुछ ग्रो कर रहे हैं, तो अगर उस लैंड को कहीं रेंट पे देते तो उन्हें पैसा मिलता, अब वो इंटरेस्ट उन्हें नहीं मिल रहा है। ठीक है, उनका जो फिक्स्ड कैपिटल एसेट पे जो उनका इंटरेस्ट फॉरगोन हो रहा है, जो रेंट फॉरगोन हो रहा है, दैट इज C2। तो यहाँ पर जो प्राइस है वो कैसे डिसाइड किया जाएगा? A2 प्लस FL को ध्यान में रखते हुए। A2 का मतलब जो भी उन्होंने बाहर के लोगों को पे किया, FL का मतलब जो उनकी फैमिली लेबर है, ठीक है, और C2 भी कंसीडर किया जाता है, यानी कि जो उनका फिक्स्ड कैपिटल एसेट है उस पे उनका कितना इंटरेस्ट जो है वो गॉन है, मतलब खुद की वैल्यू भी और अपने जमीन की वैल्यू भी।
देन देखिए मेन प्रॉब्लम क्या है एमएसपी में। मेन प्रॉब्लम ये है गवर्नमेंट जो मशीनरी है वो अच्छे से काम नहीं करती क्रॉप्स को प्रोक्यूर करने में। वीट एंड राइस तो अच्छे से प्रोक्यूर कर लेते हैं FCI, दैट इज फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बाकियों को नहीं करते इतने अच्छे से प्रोक्यूर। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो प्रोक्यूर कर लेती है लास्ट माइल ग्रेन एंड कंप्लीटली वेयर द ग्रेन इज procured completely by the government benefit more, while those in states that procure less are often affected। मीन्स जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट प्रोक्यूर कर लेती है तो वहाँ के फार्मर्स को फ़ायदा मिल जाता है, जहाँ पे प्रोक्यूर नहीं करते वहाँ पे फ़ायदा नहीं मिलता। ये जो एमएसपी जो बेस्ड प्रोक्यूरमेंट सिस्टम है, अब जैसे सरकार डायरेक्टली तो फार्मर से आके मिलती नहीं है, मिडल मैन, कमीशन एजेंट्स या जो एग्रीकल्चर प्राइस मार्केट के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनके थ्रू मिलती है, तो वो लोग क्या करते हैं, बीच में घपला करते हैं। सो दैट्स ऑल। अब हम करेंगे फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक वर्ड गायब हो गया, लीगलाइजेशन ऑफ बिटकॉइन इन एल सैल्वाडोर। तो एल सैल्वाडोर जो कि सेंट्रल अमेरिका में एक छोटी सी कोस्टल कंट्री है, वो पहली कंट्री बन गई है वर्ल्ड में जिसने बिटकॉइन को लीगल घोषित कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे आपकी एल सैल्वाडोर की जो पोजीशन है, जो डायग्राम है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैप इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये आपका अलास्का है, ये नॉर्थ अमेरिका है, अलास्का हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है, USA हो गया, देन मैक्सिको है। यहाँ पर ये आपको जो येलो छोटा सा दिखाई देगा दैट इज एल सैल्वाडोर, सेंट्रल अमेरिका में है, ठीक है, कैरेबियन सी एंड पैसिफिक ओशन के बीच में। एंड ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कवर नहीं करता, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से नीचे है। अब देखिए एल सैल्वाडोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहता है जैसे रेमिटेंसेस से। जैसे अपनी कंट्री के अंदर बहुत सारे लोग बाहर काम करते हैं तो वो यहाँ पे पैसा भेजते हैं, ऐसे ही एल सैल्वाडोर भी काफ़ी सारे लोग हैं जो कि दूर दूर रहते हैं सैल्वाडोरियंस, और वहाँ से उन्हें पैसा भेजते हैं जिससे उनकी 20% ऑफ GDP आती है। लेकिन अब काफ़ी जो पैसा है वो इंटरमीडियरीज को चला जाता है, तो अगर बिटकॉइन होगा तो जो भी अमाउंट रिसीव होगी तो उससे उनको फ़ायदा होगा एंड बिटकॉइन से फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। 70% पॉपुलेशन के पास बैंक अकाउंट ही नहीं है, सब इनफॉर्मल तरीके से वहाँ पर काम करते हैं। तो एल सैल्वाडोर की कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी भी नहीं है 2001 से ही। एंड इक्वेडर एंड पैनेमा जो कि उनके पास ही आपको मिलेंगे, साउथ अफ्रीका के अंदर मिलेंगे। तो एल सैल्वाडोर इन 3 नेशंस के साथ है जो कि डॉलराइज्ड इकोनॉमी है। एंड क्रिटिसिज्म क्या है, क्रिटिसिज्म यही है, देखिए कोई भी बिटकॉइन का कोई भी सेंट्रल रेगुलेटिंग अथॉरिटी नहीं है, इसमें फ्रॉड एंड लॉन्ड्रिंग बहुत ज़्यादा है, कॉस्ट हाई एनर्जी कॉस्ट है, एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी है, कितना भी अप प्राइस हो सकता है, कितना भी डाउन हो सकता है। तो क्या ये एक मूव है कि ग्लोबल लेवल पर भी सभी कंट्रीज़ वर्चुअल करेंसीज़ को अडॉप्ट कर लें? तो देखिए कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे क्रिप्टो करेंसी जो है वो अपनाया जा रहा है, जैसे क्यूबा के अंदर, वेनेजुएला के अंदर, मैक्सिको के अंदर, ठीक है, लेकिन अगेन ये डिसेंट्रलाइज्ड है और अनरेगुलेटेड है। लीगलाइजेशन से हाउ सच लीगल, अगर मान लीजिए हमारी कंट्री के अंदर ऐसे लीगलाइजेशन कर लें तो क्या इंडिया में इसका फ़ायदा होगा? तो देखिए जो एल सैल्वाडोर है वहाँ पे तो खुद की कोई मॉनेटरी पॉलिसी है नहीं, कोई लोकल करेंसी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो अब मतलब मॉनेटरी पॉलिसी पे चलते हैं किसके, US फेडरल रिजर्व के। तो अगर वहाँ के फेडरल रिजर्व पॉलिसी में कोई चेंज होगा तो कंट्री पे फ़र्क पड़ता है, तो इसलिए वो ऑल्टरनेटिव्स ढूंढते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा केस नहीं है। बट दिस इज़ नॉट द केस विद इंडिया। इंडिया की खुद की करेंसी है, ठीक है, और सेंट्रल बैंक भी है, तो अगर यहाँ पे बिटकॉइन एंड रुपी दोनों आ जाएंगे साथ में तो ये बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलिए, तो इंडिया का क्या रिस्पॉन्स है क्रिप्टो करेंसीज को लेके? तो इंडिया ने एक बिल भी लेके आए थे, द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021, जिसमें कहा गया था कि कोई भी प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी नहीं होगी, ठीक है, एंड एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया जाएगा एक ऑफिशियल डिजिटल करेंसी के लिए। फिर पार्लियामेंट सेशन में इसको इंट्रोड्यूस भी किया गया, गवर्नमेंट ने डिस्कशंस भी की। कंक्लूजन क्या निकल के आया है? ओवरऑल टेक अवे फॉर इंडिया फ्रॉम द एल सैल्वाडोर केस। तो ये देखिए एक अभी कोई भी अगेन देखिए हम सिर्फ उनको देख के कोई डिसीजन नहीं ले सकते, क्योंकि इंडिया जो है वो अभी प्रोटेक्टेड है, जो हमारी यहाँ पे पॉलिसीज चल रही हैं एंड डेलिब्रेशंस जो है वो अभी भी हो रही हैं क्रिप्टो करेंसीज को लेके कि रेगुलेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अभी इंडिया इसके बारे में सोच रहा है, अटेंशन पे करने की ज़रूरत है इंडियन डेवलपर्स को कि कुछ इनोवेशंस के बारे में कुछ हम सोचें। तो देखो ये एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का
एक काम है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए कंप्यूटर है, यहाँ पे एक ट्रांजैक्शन को रिक्वेस्ट किया गया, फिर पीयर टू पीयर नेटवर्क के थ्रू क्या होगा, जैसे ये जो ट्रांजैक्शन है वो ब्रॉडकास्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वीडियो बनाई एंड यूट्यूब पे उसको अपलोड कर दिया तो वो ब्रॉडकास्ट हो गई, है ना। फिर देखिए जो नेटवर्क होंगे ये एल्गोरिथम को यूज़ करेंगे, देखेंगे ट्रांजैक्शन को, फिर एक वेरीफाइड ट्रांजैक्शन होगी तो यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की ज़रूरत पड़ेगी। फिर जो ट्रांजैक्शन होगी वो दूसरी ट्रांजैक्शन के साथ मैच होगी, एक ब्लॉक ऑफ डाटा बन जाएगा। देखो ये ब्लॉक ऑफ डाटा बन गए ना, ईंट ईंट लगाए जा रहे हैं, तो ये जो ब्लॉक होगा फिर एक एग्जिस्टिंग जो ब्लॉकचेन है उसके अंदर कन्वर्ट किया जाएगा, फिर ये जो ट्रांजैक्शन है वो फिनिश हो जाएगी। तो इस तरीके का अगर डायग्राम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आता है तो आप पेपर में बनाकर आएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। देन देखिए अडू एटॉल कहाँ पर है, ये मालदीव्स के अंदर है, एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है, सेकेंड लार्जेस्ट सिटी है, 30,000 लोग वहाँ पर रहते हैं। जो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं इब्राहिम मोहम्मद सोली, उन्होंने कहा है कि मालदीव्स का कोई भी डिसीजन नहीं है, मेड नो डिसीजन कि वो इंडियन कॉन्सुलेट को साउदर्न अडू एटॉल के अंदर खोलेंगे, क्योंकि वहाँ पे इंडियन कॉन्सुलेट खुलने वाला है ना। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका मालदीव्स है, ठीक है, दिस इज योर मालदीव्स, तो ये आप ध्यान रखिएगा। देन देखिए एगोस्टिमा क्वारेंटेना, तो ये एक कॉफ़ी है, ठीक है, एंड ये केरला की वागमोन हिल्स के अंदर मिलती है। इसका नाम इसलिए रखा गया है उन लोगों को याद करने के लिए जो कि पैंडेमिक के अंदर जिनकी डेथ हो गई। देन देखिए नगोर्नो काराबाग अजरबैजान का पार्ट है, ठीक है, अजरबैजान का पार्ट है, वहाँ पर अर्मेनियंस जो हैं वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। पार्ट किसका है, अजरबैजान का, कंट्रोल कौन करते हैं, अर्मेनियंस, ठीक है। तो अर्मेनियंस कंट्रोल कर रहे हैं, पार्ट किसका है, अजरबैजान का, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर लोग अर्मेनियन रहते हैं। तो यहाँ पे सोवियत यूनियन ने टेंशंस क्रिएट कर दी थी 1980 से ही, एंड नगोर्नो काराबाग ने वोट किया था कि वो अर्मेनिया का पार्ट बनना चाहते हैं। फिर अगेन देखिए लास्ट ईयर भी यहाँ पर हमने देखा था किस तरीके से क्लैशेस हुए थे। तो अजरबैजान जो है वो टेरिटरी को वापस चाहता है, लेकिन वहाँ पे एथनिक अर्मेनिया रहते हैं, तो प्रॉब्लम कॉन्फ्लिक्ट हुआ, 6,000 लाइव्स खराब हो गई। अब इनको जो प्रॉब्लम है सॉल्व किसने करवाई, रशिया ने सॉल्व करवाई। तो ये आपको इतना ध्यान रखना है। ये आप देख सकते हैं, दिस इज नगोर्नो काराबाख रीजन, एंड ये आपका अर्मेनिया है, ये आपका अजरबैजान है। पार्ट किसका है, अजरबैजान का, लेकिन यहाँ पर रहते कौन है, अर्मेनियन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पार्ट किसका है, अजरबैजान का, रहते कौन है, अर्मेनियन। देन देखिए इंडो थाई कॉर्पेट, तो 31st एडिशन इंडिया थाईलैंड कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल इंडो थाई कॉर्पेट इंडियन नेवी एंड रॉयल थाई नेवी थाईलैंड के बीच में क्या हुआ है, साइन हुआ है। तो देखो नाम से पता चल रहा है थाई, बस ये ध्यान रखिएगा ये नेवी से रिलेटेड है, ठीक है, नेवी नहीं है ना, तो नेवी से रिलेटेड है। देन देखिए दिहिंग पटकाई आसाम का 7th नेशनल पार्क है, ध्यान रखिएगा 7th नेशनल पार्क है। वहाँ पे काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग, दिब्रू सिखोवा, रेमोना नेशनल पार्क ऑलरेडी हैं, जिसमें से काजीरंगा और मानस जो हैं वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी पार्ट है। 2 टाइगर रिजर्व्स भी हैं, नमेरी एंड औरंग। बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, आप कहीं पे लिख सकते हैं। आसाम के पास अब 3rd मोस्ट नेशनल पार्क्स हो गए, क्योंकि 12 नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, 9 अंडमान एंड निकोबार में है और 7 किस में है, आसाम में। यहाँ पर आपको 47 स्पीशीज देखने को मिलेंगी, रेप्टाइल्स की, मैमल्स की, टाइगर की, क्लाउडेड लेपर्ड की। एंड रेमोना जो है उन्होंने बोक्सा टाइगर रिजर्व को भी ज्वाइन किया हुआ है वेस्ट के अंदर। जो फिप्सू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है भूटान में, उस तरफ नॉर्थ में और ऐड किया हुआ है। मानस जो है वो ईस्ट में है, तो इसका आपको डायग्राम देखना पड़ेगा, अदरवाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिएगा, मैं कल इसका आपको डायग्राम शो कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच, वीडियो कंप्लीट हो गई है। एंड जितने भी लोग देख रहे हैं, जितने भी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं, आप कंटिन्यूटी में देखिए, क्योंकि देखिए मैं तो वीडियोज़ बनाऊंगी क्योंकि मेरी खुद की प्रिपरेशन होती है, एंड मैं बोल बोल कर बनाती हूँ, तो मैं उसे रिकॉर्ड करके आपको भी समझा देती हूँ। शेयर होगा तो भी अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो अपनी तो पढ़ाई हो रही है, ओके। तो यही आपको सोचना है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे, नो प्रॉब्लम, हम अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच।